बात है, हम जो बोलते योजना शुरू नहीं की और क्यों विधानसभा के पहले ही की गई। नमस्कार, मैं नीरज गोपचे, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है दर्शकों। और अभी हम गोरेगांव में और गोरेगांव के ग्राम किरडामाली में है और हमारे साथ में है इस क्षेत्र के माजी आमदार हेमंत पटले, जो कि 2005 में वो विधायक चुने गए थे और बहुत ही अच्छा कार्यकाल उनका रहा। उसके बाद भी उन्होंने विधायक के लिए अपने पक्ष से टिकट मांगे, लेकिन कुछ कारणवश कुछ दूसरे पक्ष से आए हुए नेताओं को खुश करने के लिए उस समय इनको टिकट नहीं दी गई। उसके बाद में एक बार लोकसभा भी चुनाव लड़े, वहां पे कुछ मतों से उनका पराजय हुआ, लेकिन हमेशा समाजकारण में और राजकारण में और पक्ष के लिए हमेशा वो मेहनत करते रहे हैं। और जब से वो आमदार बने और उसके पहले से भी वो एक गोंदिया जिले में अपनी पहचान को, अपने छाप को बनाए रखे हैं। ऐसे व्यक्तिमत्व आज हमारे साथ में है और हमें मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं यह जानकारी मिली कि इस बार अभी उनके विधायक का चुनाव लड़ने की पूरी इच्छा और पूरी मंशा दिखाई दे रही है। तो ऐसे में हम उनकी मुलाकात लेने आए हैं कि भाई आप अभी तक 15 साल का गैप मारने के बाद में अभी कैसे क्या अपने इच्छा जताए। तो सबसे पहले पटले साहब, हमारे सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। मुझे ये बताइए कि आप 2005 से विधायक रहे, फिर उसके बाद में आपने उस समय फिर जब 2009 के चुनाव की बात आई तो उस समय आपने टिकट मांगे थे। 2004 से 2009 तक मैं गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र का विधायक रहा। डिलिमिटेशन के कारण गोरेगांव विधानसभा टूट गया और फिर तिरोड़ा और गोरेगांव विधानसभा हुआ। तो मैंने पक्ष को रखा कि मैं उम्मीदवार हूं। मैं विनती भी किया कि मुझे उम्मीदवारी देना चाहिए, लेकिन कुछ पार्टी छोड़ के जो लोग चले गए थे, मेरे चुनाव में पार्टी में फिर से भारतीय जनता पार्टी में आया। उनका पुनर्वसन करने की जब कुछ लोगों ने बोले, वरिष्ठों ने, और मुझे उस समय उम्मीदवारी नहीं दी, तो भी मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस नाते जो उम्मीदवारों को, जिस लोगों को उम्मीदवारी दी, वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था और मैं उस निर्णय के साथ में रहा। तो उस समय आपने पूरे ईमानदारी के साथ में पक्ष का काम किया, उस समय जो उम्मीदवार था उनका काम किया आपने। 100% मैं उम्मीदवारी, जो जिसको उम्मीदवारी दी गई उनका मैं काम किया और उनको चुना के भी लाया। उसके बाद में भी अगर बात की जाए 2014 की, तो उस समय में भी एक बार आपको चांस था, फिर उस बार आपने टिकट नहीं मांगे थे क्या? नहीं, 2010 में फिर क्या है, मेरे को संगठन के ऊपर पार्टी ने बोले कि आपको संगठन करना है। 10 की बात है। 10 के बाद तो मेरे को जिले का उन्होंने अध्यक्ष बनाया। अच्छा। जिले का अध्यक्ष बनाने के बाद में 2014 का जो चुनाव, तो यानी आपका ये कहना है कि 2010 में मैं जिला अध्यक्ष बना, पूरे जिले की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रही, तो पूरा मेरे को जिले के चारों विधानसभा देखना था, इसलिए मैं 14 में मुझे टिकट नहीं मिली और मैं मांगा भी नहीं, जब उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। अच्छा। तो फिर उसके बाद में और एक चांस था 19 का, तो उस समय में फिर आपने कोशिश नहीं की? 2019 में आपको मैं अपने हकीकत पूरी बताता हूं कि जो 18 का बाई चुनाव था, नाना पटोले ने खासदारकी का राजीनामा दिया, तो मेरे को उन्होंने लोकसभा की उम्मीदवारी 2018 में दी। 2018 में उम्मीदवारी देने के बाद में मैं कुछ अल्प से मतों से चुनाव हार गया। फिर 19 का चुनाव आया, मैं वो चुनाव हारने के कारण आर्थिक परिस्थिति मेरी थोड़ी तंगी जैसी लगी और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहा। मेरा फिर से संगठन की तरफ इंटरेस्ट रहा और पक्ष ने यह बोला कि आपको संगठन की जवाबदारी करना है और फिर से मुझे को जिले का अध्यक्ष बनाया गया। और जिले का अध्यक्ष करके मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम किया, पार्टी को जोड़ने का काम किया और मैंने जिला परिषद, पंचायत समिति बिठाने का काम किया। परमेश्वर ने मेरे प्रयत्नों को यश भी किया। तो कहीं ना कहीं दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब ये आमदार थे उसके बाद में ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई कि दूसरे को टिकट मिली। आपको बता दें कि जानकारी के लिए खुशहाल बोपचे, इनको टिकट मिली और उसके बाद में इनको जिले की जिम्मेदारी पक्ष की दी गई। 2 बार ऐसा इनके साथ में हुआ कि जिले की जिम्मेदारी मिली, एक बार लोकसभा चुनाव लड़े और इस कारण वर्ष इन्होंने अभी तक के आमदारगी का चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई थी।
लेकिन इस समय जताए है। तो मुझे बताइए सर, आपकी अभी वर्तमान जो विधायक है 10 वर्षों से विजय राहंगडाले, तो ये भी आपके पक्ष के हैं, कहीं ना कहीं इनके कामों के प्रति भी आप बुरा बोलेंगे या अच्छा बोलेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के हाथ में जिस पद का नेतृत्व मिला है उसको 100% पूरा करने का काम करता है। विधायक रहने के बाद में उन्होंने भी अच्छा काम किया, सिंचन के, किसानों को सिंचन की व्यवस्था का भी उन्होंने काम किए, रोड रास्ते का भी काम किए, एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दिए, स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दिए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। लेकिन मैंने ये भंडारा लोकसभा की मैं अभी टिकट मांगा था कि भाई इस बार मेरे को टिकट नहीं दी, लेकिन पार्टी को लगा कि भाई फिर उसको रिपीट किया जाए। एक एक सीटों का महत्व था, मेंढे जी को, हम मेंढे जी को दिए। फिर भी हमने तन मन धन से काम किए। हमने अपनी विधानसभा में 9,000 का लीड उनको दिलाया। गोंदिया का, मैं उस समय मेरे को गोंदिया की जवाबदारी थी, गोंदिया विधानसभा का मैं चुनाव प्रभारी था, निवडणूक प्रभारी जो बोलते हैं उसको मेरे को महाराष्ट्र प्रदेश से दी गई थी। वहां भी मैंने अच्छे से काम किया और वहां भी 35,000 की लीड दिलाने का काम किया। कार्यकर्ता से संपर्क साधा, नेताओं से संपर्क साधा, जन सामान्य लोगों की स्थिति भी सुधारने का मैंने काम किया। इसके कारण 35,000 की लीड वहां भी यानी गोंदिया विधानसभा में 35,000 की लीड लोकसभा में मेंढे जी को मिली। मिली। तो अभी जो विषय है विधानसभा के चुनाव की भी सरगर्मी चारों तरफ चल रही है, चर्चाएं चल रही है, सब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो वर्तमान आमदार है आपके भाजपा पक्ष के विजय राहंगडाले, कहीं ना कहीं ये भी उम्मीदवारी मांगेंगे, फिर आप भी उम्मीदवारी मांग रहे हो, तो क्या लगता है आपको कि आपको उम्मीदवारी मिल जाएंगी, या रूलिंग आमदार को कोई भी पक्ष रहे तो सबसे पहले उनको ऑफर करता है, तो फिर ऐसे में कैसा करोगे आप? नहीं, हमारे पार्टी में ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं जब 2004 का विधायक बना, उसके पहले कोमेजी राहंगडाले विधायक थे। यानी भाजपा में रूलिंग आमदार को टिकट देंगे ऐसा जरूरी नहीं कोई है। नियम नहीं है, लेकिन जो चुनने लायक है, जो चुन के आएगा उस संबंध में वो विचार करेगी पार्टी। और हमारे पास में ऐसे 101 कार्यकर्ता है। आज इस विधानसभा में कम से कम 10 कार्यकर्ता ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किए कि जो विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, जीत के भी आ सकते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो पूरा करने का काम वो पूरे तरीके से कर सकते हैं। तो फिर आप जैसे कि बता रहे हो कि विजय राहंगडाले भी सक्षम है और 10 कार्यकर्ता भाजपा में ऐसे सक्षम है कि जो विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसे में आपने किस बातों को सामने रखते हुए आपने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है? मैं 2004 में जब विधायक था तो तिरंगा विधानसभा में अपना विधायक नहीं था, तो मैं वहां 5 साल तक पालक विधायक करके मैंने काम किया। फिर 2009 में डिलिमिटेशन में ये विधानसभा टूटा, तिरंगा विधानसभा हुआ। उसके बाद में मैंने टिकट मांगी थी, उस समय मुझे टिकट नहीं दिए और संगठन का काम किया। संगठन में मैं 2 बार जिले का अध्यक्ष रहा, 1 बार प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, और अनेक जगह मुझे चुनाव के संबंध में निवडणूक प्रमुख भी बनाया गया। और मैं जहां जहां भी मेरे को पार्टी ने काम सौंपी है, मैं उसको 100% पूरा करने का प्रयास किया, और मुझे परमेश्वर ने भी यश दिया है। अब मेरी भी इच्छा है कि एक बार मैं फिर से चुनाव लड़ लूं। कार्यकर्ताओं की सबकी इच्छा है कि अब एक बार आप चुनाव लड़ो। बहुत सारे फोन आते हैं, और मेरी भी इच्छा है कि मैंने ऊपर में दावेदारी भी किया। मैं अपने वरिष्ठ नेताओं से संपर्क भी किया, उनको विनंती भी किया कि भाई इस बार मेरे को विश्व विधानसभा की टिकट दी जाए। तो फिर क्या लगा आपको वरिष्ठों से बात करने के बाद आपको टिकट वगैरह मिलने का, ऐसा कुछ? नहीं, उन्होंने किया कि हम 2-4 लोगों के जो है वो सर्वे में नाम डालेंगे, और सर्वे में जिसका अच्छा होगा उसकी उम्मीदवारी मिलेगी। और हम भी बोलते कि पार्टी में जिसको भी उम्मीदवारी देगी हम साथ में रहेंगे, दमदारी से रहेंगे, और एक एक सीट का महत्व है महाराष्ट्र की सरकार लाने के लिए, इसलिए उसको चुनाने की भी जिम्मेदारी हम स्वयं लेंगे। तो समझ लीजिए सर्वे में आपका नाम आ गया, भाजपा से टिकट मिल गई आपको, तो अगर समझ लो आप विधायक बन भी गए, तो क्या ऐसे मेन मुद्दे आपने रखे हो कि जैसे शिक्षा की बात हो गई, जैसे आरोग्य की बात हो गई, रोड रास्ते की बात हो गई? अभी मेन रोड तो जैसे केंद्र सरकार जो है नितिन गडकरी के माध्यम से मेन रोड तो बन रहे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अपन थोड़ा सा मेन रोड से अंदर जाते हैं 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो कई गांवों की जो हालत है रास्तों की खराब है। तो ऐसे विषयों को लेकर आपने क्या योजना आकी है? हमारा पक्ष का एजेंडा है,
हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक संकल्प लिया है, पार्टी ने भी पूरा संकल्प लिया, सबका साथ सबका विकास। इस दृष्टिकोण से हम काम से लगे हुए हैं। सबसे पहले अपना देश एक किसानों का देश है और किसानों की आर्थिक परिस्थिति मजबूत हो, यह हमारा एजेंडा है। अगर हमको लोगों ने मौका दिया तो सबसे पहले किसान की सिंचन की व्यवस्था हम करने का पूरा प्रयास करेंगे कि 100% सिंचन ये तिरोड़ा विधानसभा में और इस जिले में हो। ये जो हमारा एजेंडा है ये पूरा करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य के हिसाब में भी कि अच्छा स्वास्थ्य मिले। आज बहुत सारी जगह कमी है, डॉक्टरों की कमी है, ये भी पूरा करने का अपन प्रयास करेंगे और सामान्य लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की सेवा मिले, ये दूसरे से काम करने का हमारा हेतु है और ये सदैव मैं करते रहता हूँ। मैं आज भी कम से कम रोज सुबह 10 फोन तो मैं डॉक्टरों को ही करता हूँ, मेडिकल कॉलेज में हो, प्राइवेट डॉक्टरों को, जो भी मेरे पास आता है मैं उसके समस्या का हल करने का प्रयास करता हूँ। आजकल आज की परिस्थिति ऐसी है कि आने वाले पीढ़ी को अपने को अच्छा मार्गदर्शन देकर अच्छा संस्कारित बनाने की आवश्यकता है। अगर आने वाले पीढ़ी को अगर अपन ने उनका ग्रेजुएशन का दर्जा अगर अपन ने बढ़ाए नहीं तो कालांतर में कुछ परिस्थिति खराब होने के चांसेस आ सकते हैं। इसलिए अभी के बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, इस माध्यम से जिला परिषद के स्कूल को भी दुरुस्ती करने का काम और अच्छा एजुकेशन मिले, इस माध्यम से मेरी सोच है और मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। जिला परिषद के स्कूल की बात अगर करते हो तो आए दिन अभी लोकसभा चुनाव में भी काफी प्रचार हुआ और एक शासन का परिपत्र भी जिला परिषद से व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा था कि जिले में कुछ स्कूलें जो है वो बंद कर दी गई जहाँ पे बच्चे कम हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा पे आए दिन आरोप लगते रहते हैं कि सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। अभी सरकारी स्कूलों में टीचर बराबर नहीं है, प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जो डॉक्टर नर्सेस बराबर नहीं है, बहुत सारी बातें ऐसी सामने आ रही है। तो ऐसे में इस बात को अपने संज्ञान में ली है। जिला परिषद के स्कूल बंद कर रहे हैं, स्कूल बंद नहीं कर रहे। विरोधी पक्ष का काम है, उनके पास में कोई एजेंडा है नहीं, कोई मेन मुद्दा है नहीं। अब आप ये बताइए कि एक स्कूल में 2 या 3 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, उसके लिए 2 शिक्षक, एक शिक्षक के स्कूल रहते नहीं, 2 शिक्षक ही देना पड़ता है। अब वो उतना बड़ा खर्चा कराकर क्या फायदा होने वाला है उसको। मेरा उसमें ऐसा सजेशन है कि भाई वो स्कूल को वहां के बच्चों को दूसरे स्कूल में और उनके जाने आने की व्यवस्था करें और अच्छे जिला परिषद के स्कूल बनाएं। अब जिला परिषद के अच्छे स्कूल बनाने के लिए पूरी प्रशासन की जवाबदारी नहीं है या जिला परिषद लोगों के, कुछ गांव के लोगों की भी जवाबदारी है। मैं बोलता हूँ कि गांव के लोगों ने अगर जवाबदारी के साथ में अच्छे जिला परिषद की स्कूल बनाने का अगर प्रयास किए तो अच्छी स्कूल बन सकती है। मेरे पास में आज मेरे घर में 2-3 इंजीनियर है, 2-3 लोगों ने MBA किए, लेकिन उनकी प्राथमिक एजुकेशन है पूर्व माध्यमिक शाला हिरडामाली में हुआ, जिला परिषद गोरेगांव से हुआ। तो आज अगर मन में अगर ठाने तो अच्छी स्कूल बनती है। आज हमारे गांव की स्कूल के मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिले में नंबर 1 की स्कूल है। आज इतने 450 बच्चे हैं, जिले में कहीं इतने बच्चे नहीं है। एडमिशन के लिए लोग लाइन लगाते हैं कि उसमें गांव का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। कहीं ना कहीं गांव के लोगों को भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। कोई अभी एक मुद्दा और नया चल रहा है कि मुख्यमंत्री बाजी लाडली बहन योजना का, इसके माध्यम से अभी सब अर्ज फिलअप कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्ज भर रहे हैं, कई आंगनवाड़ी सेविका अर्ज भर रहे हैं। तो अभी रक्षाबंधन को 3000 रुपए आने की बात भी चल रही है। तो ऐसे में विपक्ष मुद्दा उठाता है कि अभी 2 साल से इनकी सरकार बनी, महाविकास आघाड़ी की सरकार के बाद में युति सरकार बनी है, तो 2 वर्ष से अभी तक योजना लागू नहीं की है। ऐन विधानसभा चुनाव के सामने ये योजना लागू किए, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को लुभाने की बात है। आज तक गैस सिलेंडर इतना महंगा किए, इतनी महंगाई बढ़ गई, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि पिछले 2014 की बात अगर करें तो बहुत हो गई महंगाई की मार, अक्की बार मोदी सरकार का नारा लगाए थे। और आपके पक्ष के बड़े नेता स्मृति ईरानी गैस का सिलेंडर सर के ऊपर लेके आंदोलन किए थे, ऐसा विपक्ष के लोगों का आरोप है। और उसके बाद में जब मोदी सरकार आई तो महंगाई की मार, यानी महंगाई कम नहीं हुई, उल्टी बढ़ी है। और अभी तक महंगाई बहुत हो गई, महिलाओं को महंगे गैस सिलेंडर पे खाना बनाना पड़ा
और अभी इन विधानसभा चुनाव के सामने महिलाओं को 1500 रुपए दे रहे हैं, यानी एक साथ 3000 रुपए देंगे। तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव को देख के ऐसा किया जा रहा है, अभी तक महंगाई के जरिए लूट लिए और अभी दे रहे हैं, ऐसा आरोप विपक्ष का है, उस पर क्या कहोगे? विपक्ष के बारे में पहले ही बोला कि कोई एजेंडा है नहीं। अब गैस सिलेंडर की बात है तो कांग्रेस के राज में गैस मिलता नहीं था, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरे देश की जनता ने देखी है। अगर गैस सिलेंडर को अपने को भरना है तो कम से कम आधा आधा किलोमीटर, एक एक किलोमीटर लाइन लगती थी, तब अपने को गैस मिलता था। यह है कि थोड़ा महंगा गैस हुआ, ये भी हम भी मान्य करते हैं, लेकिन उपलब्धता जब भी जाओ तो 10 मिनट में गैस मिलती है। स्मृति ईरानी के मामले में उस समय ये परिस्थिति के गैस ही नहीं मिलता था। हमने इतनी गैस बांटे और गैस बांटे नहीं, अंडे बांटे लोगों गैस भी दे रहे हैं और कम है, 850 रुपए मिल रही है। कौन बोलता है महंगा हुई? इनके हिसाब से लगा बोला महंगा। अभी बीच में वो तो कैसा है, टेक्निकली मामला रहता है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है। अब ये बोलते हैं कि भाई ये लाडली बहन योजना का जो है ये चुनावी फंडा है, ऐसा विरोधी पक्ष का कहना है। आपको ये बताइए मुझे, किसान सम्मान योजना डिक्लेयर किया हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने, सबके किसानों में जाता है कि मिल रहा है कि नहीं? किसानों की आर्थिक मजबूत होना चाहिए, इसी हिसाब से हमने महाराष्ट्र के सरकार ने भी सुना। उस पर भी पीएम किसान योजना की अगर बात करते हैं तो उसमें भी लोकसभा के चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा गूंजा कि एक तरफ किसानों को रासायनिक खत हो, डीएपी हो, बहुत सारी चीजें जो है, डीजल का रेट है, क्योंकि किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है, इन सारी चीजों का रेट बढ़ा के 2000 रुपए के हिसाब से, यानी साल में 6000 रुपए दे रहे हैं। तो ऐसा करके सिर्फ साल में 6000 रुपए दे रहे हैं और 60,000 रुपए ले रहे हैं किसानों की तरफ से, ऐसा भी प्रचार कहीं ना कहीं कांग्रेस के माध्यम से करने में आया। बताओ बोला 2 साल से डीजल का रेट कितना बढ़ा है? बढ़ा 10 जो भी है 20-30 रुपए जो भी बढ़ा नहीं, कितना बढ़ा है? अभी 2 साल में तो बढ़ा ही नहीं है। कैसा है कि पहले क्या होता था कि पेट्रोल 20 रुपए 30 रुपए महंगा रहता था, जमाने के पहले की बात है। और अभी पिछले जमाने में 70 रुपए तक पेट्रोल था, मैं मानता हूं कि 70-80 रुपए तक पेट्रोल था। अभी वो बढ़ा है, तो अभी 1.5 साल से 2 साल से तो हमने रेट भी नहीं बढ़ा है, लोकसभा चुनाव में नहीं बढ़ा, अभी भी नहीं बढ़ा है। यानी आपका बोलना है कि उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन विपक्ष का ये बोलना है कि हमेशा पेट्रोल से डीजल सस्ता रहता था 20 रुपए 30 रुपए से, वो अभी बराबरी में आ गया है। काय का बराबरी में? उनको रेट मालूम नहीं है। ऐसा है, 92 रुपए अभी डीजल है और 107 रुपए पेट्रोल है। डीएपी की अगर बात करते हैं तो डीएपी का भी रेट पहले बहुत कम था, अभी बहुत कितना बड़ा, मेरे को वो थोड़ा सा 400, मैं तो कहता हूँ कि वो हमारे साथ बैठे हैं, उनको पूछेंगे हम कि कैसा बड़ा, ये तो थोड़ा सा बताना चाहिए ना, कितना बड़ा है वो तो बताना। यानी आपका ये बोलना है कि बड़ा ज्यादा कुछ नहीं है, जमाने के हिसाब से चला है। और हम जो बात करते हैं 100% पूरा करने की बात करते हैं। आपको मालूम है रास्ते की बात जब आपने की है, महाराष्ट्र की सरकार में उद्धव सरकार आई 2.5 साल के लिए, इन्होंने रोड रास्ते बाजू के, ये तो बड़े रास्ते तो हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, लेकिन आजू बाजू के रोड के जो अपने बात की है, ये रोड के इसका विलंब क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? इन्होंने मुख्यमंत्री सड़क योजना ही बंद कर दिए थे। उद्धव जी ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने तो उनके जाने के बाद में, अपने 6 महीने के बाद जो शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, तो अपने 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री सड़क योजना को फिर से हमने पुनर्जीवित किए, उनका काम शुरू किया। उसके कारण अभी बन रहा है, रोड बन रहा है। अभी गोरेगांव से बोतल कसा तक जाओ, रोड जाओ, तिरोड़ा तो रोड जाओ, ये मुख्यमंत्री सड़क योजना से बने। गोरेगांव से थाना तक जो रोड जाओ, ये मुख्यमंत्री सड़क योजना से बने। मुंडीपार से मुर्दोरी तक जाओ, ये मुख्यमंत्री सड़क योजना से बने। इनके कारण वो रोड रुके हुए थे और हमें 25-15 के मान से हमने गांव में भी काम करने का प्रयास किया। और एक बात है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। आपको मालूम होगा कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इनकी जब सरकार आई महाराष्ट्र में और आदरणीय उद्धव जी ठाकरे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, कुछ लोगों ने बोले कि किसानों को बोनस 500 रुपए देते, हम 700 रुपए देंगे, हम भाजपा के सरकार से ज्यादा पैसे देंगे। कितने इंस्टॉलमेंट में दिए? जिस दिन डिक्लेयर किए उसके 3 महीने के बाद में पहली किस्तें दिए 350, फिर 3 महीने के बाद में 350, यानी 6 महीने के बाद में दिए। और आज हमने जो डिक्लेयर की है बोनस के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में 1 हेक्टेयर 20,000 रुपए, 40,000 रुपए गए साल से आ रहे हैं, कहीं विलंब हो रहा है। दुष्काल भरपाई के पैसे हमने दिए, उसमें कहीं विलंब हो रहा है। फिर से आसो अतिवृष्टि से कुछ बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है,
उसको भी हमारे सरकार ने डिक्लेयर किया कि इसके पंचनामे करो। हमारे कलेक्टर महोदयों को आदेश दिए गए, उन्होंने सबको आदेश दिए, उसके पंचनामे शुरू है। जहां जहां के पंचनामे उनके फंड की व्यवस्था की है। एक बात अपनी रह गई कि लाडली बहन योजना के बारे में जैसा आरोप हो रहा है कि 2 साल से इनकी युति सरकार बनी महाराष्ट्र में, हाँ, तो तब से लागू नहीं किया और इन विधानसभा चुनाव के पहले लागू कर रहे हैं और रक्षाबंधन पे 3,000 रुपए दे रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। बराबर। तो क्यों अभी तक की लाडली बहन की योजना शुरू नहीं की और क्यों विधानसभा के पहले ही की गई? अभी हम उसके पहले डिक्लेयर करते तो ये क्या बोलते हैं, लोकसभा के चुनाव के लिए डिक्लेयर किया। अभी हमने डिक्लेयर किया तो विधानसभा के तरह से। ये भी कहना है विपक्ष का कि ये लाडली बहन जैसी योजना के माध्यम से जो अभी मतदारों को लुभाने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं देश पर, राज्य के ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ रहा है, इस पर क्या कहोगे? देखो, हमारा पहले आपको क्या बताया कि सबका साथ सबका विकास, ये एजेंडा के साथ अपन चल रहे हैं। आज के परिस्थिति में भी खेड़ों पाड़ों के लेडीज लोगों को आर्थिक परिस्थिति में उनका परिवार तंगी में रहता है। किसान सम्मान योजना से उनको केंद्र के 12,000 रुपए मिलते हैं और राज्य शासन के 12,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन महिलाओं को अगर देखा जाए तो महिलाओं को बराबर पैसे वैसे मिलते नहीं, तो इसके कारण उनकी आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं। और हमारा ऐसा निर्णय है कि सबसे पहले हर कुटुंब यहाँ का मजबूत हो, ये हमारा प्लान है, ये हमारा उद्देश्य है। उसके हिसाब से लाडली बहन का हमने उनको 1,500 रुपए देने का थे। इसमें कोई सरकार पे बोझ होने वाला नहीं, ये भी व्यवस्था थी। इसके पहले तो बोले तुम अगर ये लाडली बहन योजना को तुमने डिक्लेयर किए तो पैसे कहाँ से लाओगे, क्या लाओगे? हमारे राज्य के अर्थ मंत्री ने क्लियर भाषा में बताया कि हमने पैसे की व्यवस्था कर ली है। पैसे का व्यवस्था करने के बाद में हमने डिक्लेयर की। इसमें कोई थोड़ा बहुत बोझ बढ़ेगा तो हम कहीं भी कटौती करके अपन बराबर एडजस्ट कर लेंगे। सरकार चलाना हमको याद है। तो ये बात हो गई शासकीय योजनाओं की, और अब विशेष चर्चा हम ये करेंगे कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हो, तो अभी पिछले यानी समझ लो तकरीबन 15 साल से आप आमदार नहीं हो, भले पक्ष के जिला अध्यक्ष पद पे रहे, पक्ष का काम अच्छे से संभाले, लेकिन इस बीच में आप जनता के बीच में रहे नहीं रहे, या जनता के मुद्दे वगैरह ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे, विशेष मुद्दे आपने उठाए? हमारे इसमें हमने जनता पर इतना काम किया है। सुशिक्षित बेरोजगारों को स्वयं रोजगार के दृष्टिकोण में शासन के योजना के साथ में लाभ देने का भी काम हम स्वयं अपने संगठन के दृष्टि से किए। आंदोलन, मोर्चे ये हमेशा करते रहे हमने। अगर कोई अड़चन पड़ी तो हम भी 5-25 लोगों को लेके जाते हैं, इलेक्टिव बोर्ड में जाते हैं, कलेक्टर साहब से बात करते हैं। आने लोगों की समस्या छोड़ने के लिए हम सब जगह अपना काम करके सबको लेके जाने का हम प्रयास करते हैं। है ना, हम पब्लिक में रहे हैं, पब्लिक के काम कर रहे हैं। आमदार रहता है करके पब्लिक में काम होता है, ऐसा नहीं है। हमने कुछ बातें तो भैया हम विधानसभा में नहीं बोल सकते। हमारे आमदार महोदय को बताया कि ये आपने प्रश्न उठाना चाहिए, इस संबंध में आपने करना चाहिए। हमने पूरे हमें मिनिस्टर जब थे, हमारे यहाँ के पालक मंत्री थे, उनको भी हमने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। यानी हम सतत लोगों का काम करने का प्रयास किया और लोगों में हमारी चर्चा में रहे। तो अभी ऐसा है कि अगर पक्ष आपको टिकट देता है तो आप लड़ोगे, ये तय है? नहीं, अगर मेरे को लड़ना ही नहीं रहता तो मैं उम्मीदवारी मांगता क्यों? पक्ष का निर्णय के साथ में हूँ, पक्ष ने उम्मीदवारी दी तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। अगर पक्ष ने अगर मेरे से भी अच्छा कैंडिडेट मिलकर नहीं भी दी तो भी मैं पक्ष का काम करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का संस्कारित कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कभी दखल दिया नहीं, कभी बदलने का प्रयास नहीं किया है, और मैं अपने स्वार्थ के लिए कभी भी कहीं लेन देन करके कहीं मतों का भी हेराफेरी करने का काम नहीं किया। तो हमारे दर्शक और गोंदिया जिले के जो दर्शक है और आपके विधानसभा के जो दर्शक और आपके कार्यकर्ता है, इनको कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप संदेश देना चाहोगे? मेरे से उनकी एक ही विनंती है कि मैंने तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवारी मांगी। पूरे जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिले, ये मेरी अपेक्षा है, और आशीर्वाद मिलेगा ये भी मेरे विश्वास है। और जो उनकी अड़चन या विकास के काम के दृष्टिकोण से जो अड़चन आएगी वो अड़चन दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। इसलिए मैं यहाँ के लोगों से विनती करता हूँ कि निश्चित रूप से मुझे वो आशीर्वाद आपका मिले। तो दर्शकों, देखा आपने, हमारे साथ में थे माजी आमदार हेमंत पटले,
और इन्होंने पक्ष के कार्य प्रणाली के बारे में बताए, पीएम किसान योजना के बारे में, लाडली बहन योजना के बारे में, और उन्होंने पक्ष के लिए क्या क्या कामगिरी किए और आमदार नहीं रहने के बाद में भी उन्होंने जनता के लिए क्या काम किए, ये सारी बातें बताए। और उन्होंने पक्ष के लिए किस प्रकार एक बार विधानसभा की दावेदारी उम्मीदवारी भी छोड़े, ये बातों को उन्होंने बताया है। और इस बार अभी उनकी इच्छा है, अगर पक्ष उन्हें टिकट देता है तो निश्चित रूप से वो जनता की सेवा करने के लिए और जो काम विकास काम उन्होंने बताए हैं वो काम करने के लिए फिर से एक बार विधायक बनने के इच्छुक है। तो दर्शकों, ऐसे ही खबर के लिए सत्य को जानो न्यूज को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार। नमस्कार।